खलीफा का दरबार लगा था। आज नगर में विशेष चहल पहल थी। दरबारी लोग और नागरिक सब खुश थे। सब तरफ रौनक थी। खलीफा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। दरबारी लोग तथा नगर के धनी मानी बादशाह को मुबारकबाद दे रहे थे। दूर दूर से कारीगर अपनी अपनी अद्भुत कला दिखाने, बादशाह को भेंट देने और इनाम पाने के लिए आए थे। बादशाह कलाकारों की अद्भुत अद्भुत कृतियों से प्रसन्न हो रहा था और उन्हें पुरस्कार दे रहा था। तभी एक व्यक्ति एक लकड़ी का घोड़ा लिए शाही दरबार में हाजिर हुआ। घोड़ा लकड़ी का था, लेकिन बिल्कुल सजीव जान पड़ता था। उसने उसे बहुत अच्छी तरह सजाया हुआ था। उस व्यक्ति ने झुककर सलाम किया और अपने घोड़े से भी गर्दन झुकाकर सलाम कराया और बोला, हुजूर, ये जादू का घोड़ा है। इसे मैंने बड़ी कारीगरी से बनाया है। मुझे विश्वास है कि इससे अद्भुत वस्तु आपने आज तक पहले कभी नहीं देखी होगी। हुजूर, इस अद्भुत घोड़े को देखें। पृष्ठ 6। बादशाह ने घोड़े की तरफ अच्छी तरह देखा और कहा, इस घोड़े में ऐसी क्या बात है जो तुम इसे अद्भुत कह रहे हो? बेशक ये लकड़ी का घोड़ा तुमने बहुत सुंदर बनाया है, पर इस प्रकार का घोड़ा तो हमारे यहाँ के कारीगर भी बना सकते हैं। तुम कहां से आए हो? हुजूर, मैं दूर हिंद देश से आया हूं। ये घोड़ा साधारण लकड़ी का घोड़ा नहीं है। ये उड़ने वाला जादू का घोड़ा है। इसके अंदर एक छिपी अद्भुत शक्ति है। इस चमत्कारी घोड़े पर चढ़कर दुनिया के किसी भी कोने में आकाश मार्ग से जाया जा सकता है। ऊंचे पर्वतों पर पहुंचा जा सकता है। समुद्र लांगे जा सकते हैं। अगर हुजूर आज्ञा दें तो मैं इसके अद्भुत करतब दिखाऊं। बादशाह ने कहा, हाँ, अच्छा ये है तो दिखाओ। देखो, वो दूर पहाड़ सामने ही है, वहां जाकर दिखाओ। उस पहाड़ की तलहटी में खजूर के पेड़ हैं, वहां से कुछ खजूर तोड़ लाओ। जादूगर तुरंत घोड़े पर चढ़ गया और उसने चढ़ते ही घोड़े की गर्दन में लगी एक कील सी घुमाई, जिससे घोड़ा क्षण भर में ही आकाश में उड़ने लगा। पृष्ठ 7। देखते ही देखते जादूगर दूर के उस पर्वत पर पहुंच गया। तुरंत पर्वत की तलहटी के खजूर के पेड़ों से खजूरें तोड़कर ले आया। उसे खजूरें तोड़ने में जितनी देर लगी, जाने और आने में उसका 10वां हिस्सा भी देर न लगी। बादशाह और सब दर्शक उसे तेज गति से घोड़े पर जाते और आते देखते चकित रह गए। जादूगर ने घोड़े से उतरकर खजूर बादशाह के चरणों में रख दिए। बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, बहुत खूब, बहुत खूब, वाकई अद्भुत घोड़ा है। बोलो जादूगर, बोलो, इसके क्या दाम लोगे तुम? पृष्ठ 7 पर एक चित्र दिया हुआ है, जिसमें बादशाह बहुत खुश होकर देख रहा है जादूगर को घोड़े पर उड़ते हुए। और घोड़ा उड़ रहा है काफी ऊंचे, वो महल की दीवार से भी ऊंचा है, जिस ऊंचाई पे वो उड़ रहा है। और प्रसन्नचित्त है बादशाह भी और उसके दरबारी भी। पृष्ठ 8। जादूगर बोला, हुजूर, मैं इसे बेचने को नहीं लाया हूं। मैं इसे मोल नहीं दे सकता, माफ करें। नहीं, ये घोड़ा हमें दे दो, बदले में तुम जो चाहोगे हम तुम्हें देंगे, बादशाह ने कहा। हुजूर, ये बेचने की वस्तु नहीं है। धन दौलत से ये घोड़ा नहीं खरीदा जा सकता। हाँ, एक शर्त पर मैं इसे आपको दे सकता हूं। वो क्या? बादशाह ने पूछा। आप मेरी गुस्ताखी माफ करें तो कहूं? बोलो बोलो, बिना डर के बोलो, हम इसके बदले कुछ भी देने को तैयार हैं। आप शहजादी ज़ैनब की शादी मेरे साथ कर दें, मुझे अपना लें, जादूगर बोला। सब तरफ सन्नाटा छा गया। दरबारी क्रुद्ध हो गए। शहजादा फिरोज गुस्से से लाल हो गया, बोला, तेरी ये हिम्मत! अपनी औकात जानता है?
बादशाह ने सबको शांत किया। उन्हें ख्याल था कि वो जादूगर को बहुमूल्य रत्न आदि के बदले घोड़ा देने को मना लेंगे और वो शहजादी से शादी की मांग छोड़ देगा। इसी आशा से उसने नरमी का व्यवहार करते हुए जादूगर से कहा, भाई पहले हमें घोड़े को परखने तो दो। पृष्ठ 9। बादशाह ने शहजादे फिरोज को संकेत किया और कहा, बेटा फिरोज, तुम स्वयं घोड़े पर चढ़कर देखो कि यह तुम्हें भी जादूगर की तरह आकाश में उड़ा ले जा सकता है कि नहीं। बादशाह के कहने की देर थी कि शहजादा फिरोज क्षण भर में ही घोड़े पर चढ़ गया और जैसे उसने जादूगर को देखा था वैसे ही घोड़े की गर्दन में लगी कील घुमाई। घोड़ा देखते ही देखते हवा से बातें करने लगा। जादूगर देखता रह गया। वो सहमा सा खड़ा रह गया, शहजादे को रोक नहीं पाया। जब शहजादा और घोड़ा आंखों से ओझल हो गए तब कहीं सबकी चेतना लौटी। जादूगर बादशाह से बोला, हाय हुजूर, आपने ये क्या किया? शहजादे को ऐसे कैसे भेज दिया? शहजादे को घोड़ा रोकने, वापस लौटाने, नीचे उतारने, इन सब की तो कोई तरकीब मालूम ही नहीं है। वो कैसे वापस आएगा? न जाने क्या होगा। मुझसे ये सब सीख कर ही जाता। पृष्ठ 9 पर एक चित्र दिया गया हुआ है जिसमें बादशाह शहजादे फिरोज को बता रहे हैं कि तुम घोड़े पे चढ़ जाओ। महल का दृश्य है, हरे भरे पेड़ हैं और शहजादा बड़ा उत्सुक होकर घोड़े की तरफ देख रहा है। पृष्ठ 10। बादशाह को अपनी गलती महसूस हुई। वो अब पछताने लगा। सब दुख और चिंता में डूब गए। बादशाह ने जादूगर से कहा, तुम शहजादे के लौटने का कोई उपाय करो। जादूगर बोला, महाराज, मैं अब क्या कर सकता हूं? इसमें मेरा क्या दोष है? बादशाह ने क्रोध से कहा, तुम कैसे जादूगर हो? घोड़ा तुम्हारा है। अपने जादू से उसे वापस बुलाओ, नहीं तो हम तुम्हें सजा देंगे। जादूगर बोला, हुजूर, जादू वादू कुछ नहीं, ये तो सब कारीगरी की बात है। घोड़े में ही ऐसे कल पुर्जे लगाए गए जिनसे वो चालित होता। अब शहजादा वो सब चलाना सीखे बिना ही चला गया। अब मैं क्या कर सकता हूं? बादशाह को शहजादे की जान खतरे में पड़ने की चिंता थी। क्रोध में आकर उसने जादूगर को पकड़कर कैद में डाल दिया। सब शहजादे के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे, पर शहजादा न लौटा। कहां तो सब तरफ खुशी छाई थी, उत्सव मनाया जा रहा था, कहां अब दुख और उदासी छा गई। सब गुड़ गोबर हो गया। उधर शहजादा फिरोज घोड़े पर चढ़ा तेज गति से उड़ा जा रहा था। कुछ ही क्षणों में वो अपने देश की सीमाओं से दूर निकल गया। उसे धरती दिखाई देनी भी बंद हो गई। पृष्ठ 11। अब उसे भी अपनी भूल मालूम हुई। ये कैसी मूर्खता थी कि वह बिना सोचे समझे, बिना कुछ जाने घोड़े पर चढ़ गया। अब धरती पर कैसे उतरे, कैसे वापस लौटे? उसने उसी कील को आगे पीछे घुमाकर देखा, पर घोड़ा और भी तेजी पकड़ गया। थमने या नीचे उतरने का नाम नहीं। उसी उधेड़ बुन में अचानक शहजादे को घोड़े के कान के पास एक कील और दिखाई दी। शहजादे ने उसे घुमाया तो घोड़े की गति धीमी हुई और वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा। अब शहजादे की जान में जान आई, पर इतने में ही घोड़ा कहां से कहां आ पहुंचा था। शहजादे को कुछ पता ही नहीं चला कि वो कहां आ गया है। कुछ नीचे आने पर उसने धरती पर नजर डाली। पृष्ठ 11 पर एक चित्र दिया हुआ है जिसमें शहजादा घोड़े पर सवार है और घोड़ा उड़ा जा रहा है बहुत द्रुत गति से। लेकिन चित्र को देखकर ऐसा लगता है कि शायद कान के पास वाली कील शहजादा ने घुमा दी है और अब घोड़ा धीरे धीरे नीचे उतर भी रहा है। पृष्ठ 12। उसे भय था कि कहीं वो किसी समुद्र या नदी में न गिर पड़े अथवा किसी जंगल या सूने रेगिस्तान में उतर न पड़े। कुछ क्षणों में ही उसे नीचे की धरती साफ दिखाई देने लगी। जहां से वो गुजर रहा था, वो कौन सा देश या कौन सी जगह है, उसे कुछ पता ही नहीं चला। शहजादे को नीचे जंगल ही जंगल दिखाई दिया। उसने फिर घोड़े की गर्दन वाली कील घुमाई। अब घोड़ा तेज गति से ऊपर आगे बढ़ने लगा।
शहजादे ने वो जंगल पार किया और कान वाली कील को घुमाकर अब घोड़े को नीचे उतारने लगा। नीचे उसे बस्ती नजर आई। अब कुछ अंधेरा हो चला था। आखिर रात को उसका घोड़ा एक महल की छत पर उतरा। महल बड़ा विशाल और भव्य था। वो संगमरमर का बना हुआ था। घोड़े को छिपाकर शहजादे ने एक ओर छोड़ दिया और अंधेरे में टटोलता हुआ महल की सीढ़ियां ढूंढने लगा। छत पर कुछ दूर चलने पर उसे सीढ़ियां मिल गईं। चुपचाप शहजादा नीचे उतरा और एक बड़े कमरे में पहुंचा। वहां एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी सोने के पलंग पर लेटी हुई थी। शहजादा समझ गया कि यह राजमहल है और यह राजकुमारी सो रही है। सामने के दरवाजे पर दो दासियां सुरक्षा और सेवा के लिए उपस्थित थीं। दासियों की नजरों से बचता शहजादा कमरे में चुपचाप राजकुमारी के पास आया और हल्के स्पर्श से उसने राजकुमारी को जगाया। राजकुमारी एक सुंदर नवयुवक को देखकर हैरान रह गई। शहजादा भी राजकुमारी को देखते ही उस पर मुग्ध हो गया। पृष्ठ 13। उसने राजकुमारी का अभिवादन किया और अपना परिचय दिया। राजकुमारी ने भी शहजादा फिरोज को बताया कि यह ईरान देश है और वो ईरान की राजकुमारी है। राजकुमारी भी शहजादे पर मोहित हो गई और बहुत प्रसन्न हुई कि वो अरब का शहजादा है। राजकुमारी ने अपनी निजी दासियों को बुलाया और हुक्म दिया कि दूसरे कमरे में शहजादे के भोजन और सोने की सारी व्यवस्था की जाए। दासियां शहजादे को एक बढ़िया सजे हुए कमरे में ले गईं और उसकी सेवा का सारा प्रबंध किया। राजकुमारी ने स्वयं शहजादे के ठहरने और आराम की सारी व्यवस्था देखी। बढ़िया पकवान खाने को और दासियां सेवा को उपस्थित थीं। शहजादे ने राजकुमारी को अपनी सारी कहानी सुनाई। सुनकर राजकुमारी को वो घोड़ा देखने और उस पर सवारी करने की बड़ी उत्सुकता व तीव्र इच्छा हुई। शहजादे ने राजकुमारी को घोड़ा दिखाया और वायदा किया कि वो जरूर राजकुमारी को घोड़े की सवारी कराएगा। शहजादा 2-3 दिन उस महल में राजकुमारी का अतिथि बना रहा। दोनों में प्रेम गहरा हो गया। तीसरे दिन शहजादे ने राजकुमारी से कहा, अब मैं अपने घर जाऊंगा। मेरे माँ बाप और सब लोग गहरी चिंता में डूबे होंगे। पृष्ठ 14। पृष्ठ 14 पर पूरे पृष्ठ पर जो चित्र दिया हुआ है बहुत ही सुंदर महल का है। राजकुमार या शहजादा राजकुमारी से बात कर रहा है। दोनों अत्यंत प्रसन्न हैं। लंबी चौड़ी दीवारें हैं महल की, खंबे लगे हुए हैं संगमरमर के, और चारों तरफ खुशियों का माहौल सा नजर आ रहा है। तो चलिए कहानी पर वापस आते हैं। पृष्ठ 15। ये सुनकर राजकुमारी की आंखें डबडबा गईं। बिछड़ने का दुख असह्य था। शहजादा फिरोज बोला, तुम चाहो तो अभी मेरे साथ चलो, वहां पहुंचकर हम शादी कर लेंगे। मेरे माँ बाप तुम्हें देखकर खुश होंगे। राजकुमारी साथ जाने को तैयार हो गई। दोनों मौका पाकर छत पर गए और घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। दोनों के दिल प्रसन्नता से भरे हुए थे। शहजादे ने कील घुमाई और घोड़ा आकाश में उड़ने लगा। राजकुमारी को बड़ा मजा आया। कुछ घंटों की उड़ान के बाद राजकुमारी को लेकर शहजादा फिरोज अपने नगर में उतरा। नगर के लोग अपने शहजादे को सुरक्षित लौटा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। राजकुमारी और घोड़े को सेवकों की सुरक्षा में छोड़ शहजादा अपने पिता के महल की ओर चला। शाही महल में शहजादे के सकुशल लौटने की सूचना दी गई। मां बाप की खुशी का ठिकाना न रहा। महल में शहजादे का भव्य स्वागत किया गया। शहजादे ने बताया कि वो अपने साथ ईरान की राजकुमारी को भी लाया है। राजकुमारी की सुंदरता का चर्चा फैल ही चुका था। शहजादे ने राजकुमारी के साथ विवाह करने की अनुमति मांगी। बादशाह ने ईरान जैसे शक्तिशाली देश की राजकुमारी से शहजादे का विवाह करने की अनुमति सहर्ष दे दी और धूमधाम से शादी करने की घोषणा कर दी। पृष्ठ 16। राजकुमारी के शाही महल में स्वागत की तैयारियां होने लगी। इसी बीच बादशाह ने जादूगर को कैद से मुक्त कर देने का आदेश दे दिया था। मुक्त होकर जादूगर को सारी बात का पता चल गया। उसने सोचा कि अब तो शहजादी जैनब का मिलना तो दूर, उसका घोड़ा भी उसके हाथ से निकल गया।
उसे पता लगा कि घोड़ा और ईरान की राजकुमारी के महल में स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। जादूगर वहां पहुंचा जहां घोड़ा और राजकुमारी ठहरे हुए थे। उसने अपने मन में सोचा, अरब की शहजादी नहीं मिली तो ना सही, ईरान की राजकुमारी और भी अधिक सुंदर है, उसे ही भगा कर ले चलना चाहिए। पृष्ठ 16 पर जो चित्र दिया हुआ है उसमें जादूगर को दिखाया गया है। बड़े दुष्ट सी शक्ल है इसकी, बड़ा चालाक किस्म का लग रहा है। ये अपनी दाढ़ी सहला रहा है और कुछ सोच रहा है, शायद यही कि कैसे वो ईरान की राजकुमारी को अपने कब्जे में कर ले। पृष्ठ 17। जादूगर राजकुमारी के पास गया और उसे फुर्ती से घोड़े पर बिठाकर घोड़े की कील घुमा दी। देखते ही देखते वो आसमान में घोड़े को उड़ाता हुआ राजकुमारी को भगा ले गया। सब देखते रह गए। शहजादा फिरोज बहुत दुखी हुआ। उसे जादूगर पर बड़ा क्रोध आया, पर कर क्या सकता था। राजकुमारी के बिना शहजादे फिरोज का जीवन नीरस हो गया। उसे खाना पीना सोना आराम सब हराम हो गया। एक पल का भी चैन न रहा। सबसे बड़ा दुख था कि वो बिल्कुल पता नहीं था कि जादूगर राजकुमारी को कहां ले गया होगा और उसके साथ क्या सुलूक करेगा। फिर भी शहजादे फिरोज ने देश देश और नगर नगर में घूम घूम कर राजकुमारी और जादूगर का पता लगाने की ठान ली और वो इस उद्देश्य से फकीरी वेश में घर से निकल पड़ा। उसने निश्चय किया कि दुष्ट जादूगर को तो वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। उधर जादूगर राजकुमारी को बहुत दूर पूर्व की ओर ले उड़ा। अनेक जंगलों पहाड़ों और समुद्र को पार करके जादूगर ने उत्तर के विस्तृत पहाड़ की वादी में अपना घोड़ा नीचे उतारा। उसने अपने मन में सोचा कि राजकुमारी से विवाह करके ही वो उसे अपने घर पर ले जाएगा। इसलिए राजकुमारी को राजी करने के लिए उसने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, अब रोना धोना छोड़ो, जो होना था हो चुका। अब तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे रूप का पुजारी हो गया हूं और तुमसे विवाह करना चाहता हूं। पृष्ठ 18। अब शहजादे फिरोज या अपने माँ बाप भाई बंधुओं को भूल जाओ, उन सब का ख्याल छोड़ दो। मैं विवाह करके तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा और रानी बनाकर रखूंगा। तुम्हें महलों जैसा पूरा आराम मिलेगा। जादूगर ने तरह तरह की बातें की, लोभ लालच दिखाए, पर राजकुमारी किसी भी तरह जादूगर से विवाह करने को राजी ना हुई। अब जादूगर ने उसे डराना धमकाना शुरू किया, पर इसका भी राजकुमारी पर कोई असर नहीं हुआ। तब जादूगर ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। राजकुमारी जोर जोर से चिल्लाने लगी। संयोग से उसी समय उस नगर का राजा शिकार से लौटता हुआ वहां से गुजर रहा था। एक नारी के चीखने और रोने की आवाज सुनकर वो अपने सेवकों के साथ वहीं गया। सुनसान जंगल में एक नर पशु द्वारा युवती को पिटता देखकर वो चकित रह गया। उसने जादूगर को डांट कर पूछा, तुम इस तरह इस सुंदर नारी को क्यों मार रहे हो? महाराज, ये मेरी पत्नी है, लड़ झगड़ कर घर से भाग आई है, मैं इसे घर ले जा रहा हूं। जादूगर ने झूठ कहा। राजकुमारी समझ गई थी कि ये यहाँ के राजा हैं और अब इस दुष्ट जादूगर से छुटकारा मिल सकता है, इसलिए वो तुरंत बोली, नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। ये एक जादूगर है। मैं ईरान की राजकुमारी हूं। ये दुष्ट मुझे धोखे से अपने इस जादू के घोड़े पर उड़ा लाया है और जबरदस्ती विवाह करना चाहता है। पृष्ठ 19। राजा ने तुरंत अपने सरदारों को हुक्म दिया कि इस जादूगर को पकड़कर इसका सर धड़ से अलग कर दो। आज्ञा का तुरंत पालन हुआ। जादूगर को मार डाला गया। उसके घोड़े तथा राजकुमारी को साथ लेकर राजा और उसके साथी अपने महल की ओर चले। राजकुमारी को ले जाकर राजा ने उसे एक भव्य कक्ष में ठहराया। भोजन वस्त्र आदि तथा दास दासियों की सभी सुविधाएं राजकुमारी के लिए उपस्थित कर दी। उस घोड़े को जादू की वस्तु समझकर राजा ने अपने वस्त्र भंडार में रखवा दिया।
राजकुमारी 2-3 रोज तो बहुत खुश रही, क्योंकि उसे विश्वास था कि अब वो 2-4 रोज में सुरक्षित ईरान या अरब देश पहुंचा दी जाएगी। किंतु शीघ्र ही उसे राजा की बुरी नीयत का पता चल गया। असल में राजा उसके सौंदर्य पर लट्टू हो गया था। वो उसे अपनी रानी बनाना चाहता था। उसने राजकुमारी से पूछे बिना ही उसके साथ विवाह रचाने की तैयारियां शुरू कर दी। राजकुमारी को अब महसूस हुआ कि वो तो आकाश से गिरी खजूर में अटकी के समान एक मुसीबत से बचकर दूसरी में पड़ गई है। उसने विवाह से बचने का एक उपाय सोच लिया। उसने पहले बीमारी का बहाना बनाया और फिर पागल बन गई। पृष्ठ 20। शहजादी पागलों का सा व्यवहार करने लगी। जो पास आता उसी पर झपट पड़ती और काट लेती। कई दासियों को काट खाया। राजा पास आया तो बुरी तरह उस पर झपटी। राजा ने कुछ समय के लिए विवाह स्थगित कर दिया। उसने राजकुमारी के उपचार के लिए कई हकीमों को बुलाया। दूर दूर से हकीम राजकुमारी के इलाज के लिए आए, पर राजकुमारी का पागलपन कोई ठीक न कर सका। इधर घूमता घामता शहजादा फिरोज भी इस नगर में आ पहुंचा। उसने सुना कि ईरान की एक राजकुमारी यहां आकर पागल हो गई है और उसका इलाज कोई भी नहीं कर पा रहा है। हकीम के वेश में शहजादा फिरोज राजा के दरबार में पहुंचा और राजकुमारी का इलाज करने की बात कही। पृष्ठ 20 पर एक चित्र दिया हुआ है जिसमें जो खूबसूरत शहजादी या राजकुमारी है वो लेटी हुई है पागल सी अजीब सी पलंग पर। उसके पास एक हकीम के वेश में ये बैठे हुए हैं शहजादा फिरोज, और हाथ में कोई दवाई है जो उसे पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए वापस आते हैं कहानी पर। पृष्ठ 21। राजा उसे राजकुमारी को दिखाने के लिए महल में ले गया। एक और नए हकीम को देखते ही राजकुमारी पागलों की तरह उसे भी काट खाने को झपटी, पर कुछ ही क्षणों में शहजादे फिरोज के संकेत पर वो उसे पहचान गई। शहजादे ने भी इशारे से भेद छुपा रखने को कहा। हकीम बने हुए फिरोज ने राजा से कहा, हुजूर, मैं कुछ ही दिनों में राजकुमारी को स्वस्थ कर दूंगा, किंतु राजकुमारी का रोग मानसिक होने के कारण मैं उसका उपचार बिल्कुल एकांत में करूंगा। राजा ने एक एकांत कमरे में राजकुमारी को रखा और आदेश दिया कि इस कमरे में बिना बुलाए कोई नहीं जाएगा। केवल हकीम जी ही राजकुमारी के इलाज के लिए वहां जा सकते हैं। एकांत कमरे में फिरोज राजकुमारी से मिला। राजकुमारी बहुत खुश हुई। दोनों ने अपनी अपनी आप बीती एक दूसरे को सुनाई। फिरोज ने जब सुना कि दुष्ट जादूगर को राजा ने मरवा दिया तो उसने तुरंत पूछा, पर वो जादू का घोड़ा कहाँ है? राजकुमारी ने बताया कि उसे बेकार समझकर राजा ने उसे अपने भंडार में रख छोड़ा है। शहजादे ने राजकुमारी से कहा, अब तुम दिन ब दिन अपने को कुछ स्वस्थ होती प्रकट करना। कल जब राजा तुम्हारे पास आए तो कम पागलपन दिखाना, ताकि राजा को विश्वास हो जाए कि मेरे उपचार से तुम अच्छी हो जाओगी। मैं घोड़ा निकलवाने और उस पर तुम्हें ले जाने की तरकीब निकालता हूं। पृष्ठ 22। पृष्ठ 22 पर एक पूरे पृष्ठ पर चित्र जो दिया गया हुआ है उसमें राजकुमारी है, हकीम के वेश में शहजादा फिरोज है और महल है बहुत लंबा चौड़ा, और वो लकड़ी का घोड़ा खड़ा हुआ है। साथ में सेनापति भी हैं और राजा भी हैं और कुछ बुजुर्ग लोग खड़े हुए हैं शायद देखने के लिए कुछ। तो चलिए चलते हैं पृष्ठ 23 पर। शहजादे ने अगले दिन राजा से कहा, हुजूर, मैंने उचित दवाई से राजकुमारी का इलाज शुरू कर दिया है। दवाई का अनुकूल असर हो रहा है, पर साथ ही मुझे निश्चय है कि राजकुमारी पर घोड़े के जादू का असर है। वो असर दूर करना जरूरी है, तभी राजकुमारी पूरी तरह स्वस्थ होगी। वो घोड़ा भी क्या जादूगर के साथ समाप्त हो गया? नहीं, घोड़ा हमारे भंडार में है, राजा ने कहा। तो महाराज, कल सुबह सुबह घोड़े को महल के बाहर मैदान में मंगवाइए। राजकुमारी को सुंदर वस्त्राभूषण पहनाइए। मैं राजकुमारी को घोड़े पर बिठाकर कुछ उपचार करूंगा, जिससे जादू का सारा प्रभाव जाता रहेगा।
और राजकुमारी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। राजा उस रोज राजकुमारी के पास गया तो राजकुमारी ने कुछ ठीक व्यवहार किया, जिससे राजा को विश्वास हो गया कि जरूर इस हकीम के इलाज से राजकुमारी अच्छी हो जाएगी। अब हकीम ने यह जादू का असर दूर करने की जो तरकीब कही तो राजा को और भी विश्वास हो गया कि हकीम ठीक कहता है। उसने हकीम के कहने के अनुसार सब प्रबंध करने का आदेश दे दिया। हकीम की बातों से राजा को किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं हुआ। अगले रोज घोड़ा मैदान के बीच रखा गया। राजकुमारी को बढ़िया वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कर वहां लाया गया। पृष्ठ 24। शहर के लोग और राजा हकीम का अद्भुत उपचार देखने के लिए मैदान के चारों ओर जमा हो गए। हकीम ने राजकुमारी को घोड़े पर बिठा दिया। घोड़े के चारों ओर लोगों की भीड़ के आगे हकीम ने 10 स्थानों पर आग जलाई और कुछ मंत्र से पढ़ते हुए आग के ढेर में ढेर सारी धूप डाली। उस धूप के डालने से एकदम चारों ओर धुआं फैल गया। तब बड़ी फुर्ती से हकीम बना शहजादा खुद भी छलांग लगाकर घोड़े पर चढ़ गया और कील घुमा दी। देखते ही देखते घोड़ा आकाश में उड़ने लगा और पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो गया। राजा देखता रह गया। घोड़े पर उड़कर शहजादा फिरोज राजकुमारी के साथ अपने अरब देश में पहुंच गया। बादशाह और नगर के सब लोग अपने शहजादे को कुशलता से लौटा देखकर बहुत खुश हुए। शहजादे और राजकुमारी का विवाह बड़ी धूमधाम से रचाया गया। तो बच्चों, कैसी लगी तुम्हें ये कहानी? मजेदार लगी? एक ही कहानी थी ये, है ना, जादू का घोड़ा। और आपने देखा कि कैसे सच्चे प्रेम की जीत होती है और जो लालची और स्वार्थी लोग होते हैं उनका अंत बहुत बुरा होता है। तो सत्य बोलो, स्पष्ट बोलो और हमेशा जो है माँ बाप का आदर करो, तभी आप प्रसन्न रहोगे। ठीक है।